हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में जो हमने आपका एक्सरसाइज 7 शुरू किया था क्लास 9 का, तो उसका इंट्रोडक्शन तो भाई करवा दिया था। तो अब बात होती है क्वेश्चन की। तो चलिए इस क्लास में मैं उसका क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। सत्य और सत्य की बात हो रही है। सत्य मतलब सही एंड असत्य मतलब गलत, ठीक है। तो अपने उत्तरों के लिए कारण भी दो। जो हम उत्तर देंगे सत्य है, किस कारण से सत्य है भाई, या असत्य है तो किस कारण से असत्य है वो भी लिखना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट में है, एक ऐसे बिंदु का अस्तित्व है जिससे कोई लेखा नहीं गुजर सकता। मतलब कि कहता है एक ऐसे बिंदु, एक ही बिंदु की बात कर ली, का अस्तित्व जिससे कोई लेखा नहीं गुजर सकती है। क्या कोई मान लो बिंदु है जैसे कि ये, क्या इससे कोई लेखा नहीं गुजर सकती भाई? इससे क्या अनेक लेखा गुजर सकती है। इधर गुजर सकती है, इधर गुजर सकती है, इधर गुजर सकती है, अनेक लेखा क्या हो सकती है, गुजर सकती है, ठीक है। तो हमारा जो पहला कहता है कथन जो इसके अनुसार, ये तो असत्य है भाई। चलिए तो आंसर यहाँ पे हम लिखते जाते हैं, फर्स्ट का असत्य। तो हमारा कारण क्या है भाई? तो हमारा कारण है मतलब कि कहता है ना कि अपने उत्तरों के लिए कारण भी दे। तो कोई बात नहीं भाई, हम जानते हैं कि एक बिंदु से अनेक लेखा खींची जा सकती है, ठीक है भाई, हो गया। हम जानते हैं कि एक बिंदु से अनेक लेखा खींची जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे बिंदु है भाई, ऐसे भी खींच सकते हो। लेखा की बात हो रही है, ठीक है। इधर भी खींच सकते, उधर भी खींच सकते, इधर भी खींच सकते, इधर भी, जिधर देखो उधर लेखा खींच ले भाई, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है क्वेश्चन, अंत बिंदु वाली लेखा को दोनों तरफ अपरिमित मतलब कि अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो आपको जब मैं अभिधारणा बता रही थी तो दूसरा अभिधारणा में यही कथन था कि अंत बिंदु वाली लेखा, चलिए मान लीजिए कि एक लेखा, इस पे हमने नाम रख दिया दो बिंदु का, एक सी और एक डी। तो हमने बात की थी इसे दोनों तरफ जो अनिश्चित रूप से अपरिमित, परिमित नहीं है, हम कहाँ तक बढ़ाएंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये तो हमें कथन मिल ही गया था एंड ये सत्य है। तो सत्य है हमारा किस कारण से भाई बोला हमने सत्य है? तो यूक्लिड के द्वितीय अभिधारणा से, या दूसरी अभिधारणा लिख दीजिए, धारणा से, ठीक है। चलिए तीसरा का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा है, दिए गए बिंदु ए, मान लीजिए कोई बिंदु है, केंद्र वाला एक और केवल एक ही वृत्त का अस्तित्व लगता है, मतलब कि अस्तित्व है। कहना चाहता है कि मान लो एक बिंदु ए है, उसको केंद्र मान लिया, ठीक है। जैसे कि मान लो ये, इसको हमने केंद्र मान लिया, तो कहता है कि क्या इससे केवल एक ही वृत्त का अस्तित्व लग सकता है, मतलब क्या एक ही वृत्त को ये संभाल सकता है। मान लो कि हमने ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा, क्या ये केंद्र एक ही वृत्त को संभाल सकता है? तो नहीं। कैसे? हम विभिन्न त्रिज्या को मान लेकर अनेक वृत्त एक ही केंद्र से खींच सकते, जैसे कि ये देखिए, ठीक है। तो ये कथन क्या है भाई आपका, क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर तीसरा गलत है, मतलब कि असत्य। तो भाई हमारा कारण क्या है? तो हम एक केंद्र से विभिन्न त्रिज्या वाले वृत्त खींच सकते हैं, ठीक है भाई। तो असत्य क्यों? तो हम एक केंद्र
से विभिन्न त्रिज्या का माप लेके विभिन्न त्रिज्या वाले बिल्ड क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। विभिन्न त्रिज्या यहाँ पे जोड़ना सबसे बड़ी बात थी भाई, एक त्रिज्या लोगे तो एक ही बिल्ड खींचोगे ना, तो विभिन्न त्रिज्या अलग अलग त्रिज्या लेके अलग अलग मतलब कि उसी से एक अलग बिल्ड खींचे जा सकते हैं, जैसे कि इस पिक्चर के अनुसार। आगे चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। ऐसी दो संख्या x और y का अस्तित्व है, कोई बात नहीं, देखिए, ताकि x बराबर y नहीं है। ये चिन्ह जो आपको दिख रहा है, क्या किया भाई, पहले बराबर कर दिया, उसके बाद लोग काट दिए, पहले बराबर फिर काट दिए। ठीक है, लेकिन 2x बराबर 2y है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ऐसी दो संख्याओं x और y है का अस्तित्व है, ताकि x बराबर y नहीं है लेकिन 2x बराबर 2y। हमारा दिया हुआ है कि 2x बराबर 2 है लेकिन x बराबर y नहीं है, तो ये कथन असत्य है भाई, हम जानते हैं। अब जब 2x बराबर 2y है तो इसका मतलब है x बराबर y होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, x बराबर y नहीं है, तो ये कथन तो सीधा सीधी गलत है भाई। अभी भी इसका यूज करते, x बराबर y, इधर 2 से गुना उधर 2 से गुना कर दो, बराबर ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। अगला है, दो विभिन्न लेखाओं में अधिकतम एक बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपका बड़ा मस्त है भाई, इसको हमने सिद्ध भी किया था। क्या दो भिन्न लेखाओं, अब यहाँ पे लेखाओं है और दो आ गई तो भाई लेखाओं बहुवचन देना तो सही बात है, में अधिकतम एक बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है। जैसे कि हमने पिक्चर बनाया था, ये भाई, ये मान लो ये हो गया ये। अब जानते हैं हम बिंदु मतलब लेखा देता है बिंदुओं का सपाट, बिंदु हल हमेशा सहल जगह रहता है, और दो लेखा है तो जहाँ पे इसका बिंदु आएगा, मान लो इसका बिंदु है, तो एक बिंदु ऐसा आता है जो दोनों के लिए उभयनिष्ठ बन गया। उभयनिष्ठ कहने का मतलब दोनों में है। ठीक है, तो दो भिन्न लेखाओं में अधिकतम एक बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है, अधिकतम एक बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकता। तो सही है, तो सत्य। तो हमने इसे सिद्ध किया था प्रमेय से। प्रमेय से कहने का मतलब क्या है, साध्य से, थ्योरम से हमने इसे सिद्ध भी किया था, और आपको याद होगा हमने कैसे सिद्ध किया था। ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप इंट्रोडक्शन वाले क्लास में जाके देख सकते। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है भाई, लेकिन अभी 1 का ये पार्ट चल रहा था, मतलब 1 क्वेश्चन में थे। अब चलिए देखते अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, तो दिख रहा होगा एक लाइन से क्वेश्चन आ गया, तो कोई बात नहीं। अभिगृहित और अभिधारणा से आप क्या समझते हैं? तो हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में भी बताया था अभिगृहित किसे कहते हैं एंड अभिधारणा से हम क्या समझते हैं। तो चलिए हम इसमें भी बता देते हैं। तो आंसर लिख देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का अभिगृहित शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जाता है जो विशेष रूप से ज्यामिति से ही संबंध नहीं रखते। अभिगृहित शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जाता जो गणित में निरंतर प्रयोग किए जाते और जिनका विशिष्ट रूप से संबंध ज्यामिति से नहीं है। ठीक है भाई, अभिगृहित शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए कहता है जो गणित में निरंतर प्रयोग किए थे, साथ साथ जिनका विशिष्ट रूप से संबंध ज्यामिति से नहीं है।
भाई जैसे कि अभी गणित में हमने कुछ याद पा लेता हूँ, पढ़ा था ना कि जो बिलावल संख्या है उसमें हम बिलावल घट संख्या घटाए तो वो भी बिलावल, परिणाम शेष पर जवाब बिलावल आएगा। बिलावल संख्या उसको हम बिलावल में जोड़े तो वो भी बिलावल होगा। पूर्ण जो होता है अपने भाग से बिला होता है। तो इस सब का संबंध हम तो गणित में कल ही ले बिलावल, साथ साथ इसका संबंध विशिष्ट रूप से ज्यामिति से नहीं है, और भी चीज़ में हम बिलावल बिलावल देखते हैं, कुछ चीज़ के लिए बिलावल करते हैं या भाग कहते हैं। तो ये बात हो गई, ठीक है। चलिए इसमें बात होती है और अभिधारणा है। तो अभिधारणा क्या था भाई? अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जाता था जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंध था। तो सीधा अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जाता है जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंध है। जैसे कि मैं आपको याद पाल देता हूँ एक दो अभिधारणा कि एक बिंदु से लेके दूसरे बिंदु तक एकमात्र सीधी रेखा खींची जा सकती है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है भाई। और क्या थे? तो एक जो सीधी रेखा होती है दो रेखाओं पे इस प्रकार गिरती है कि वो जो होते हैं मतलब कि एक साइड मतलब एक दिशा का अंतःकोणों का योग दो समकोण से भी कम होता है, ठीक है। तो ये सभी जो बात थी किसमें थी भाई? अभिधारणा में, जो कि हमें दिख रहा है विशिष्ट रूप से किससे संबंधित है भाई? तो ज्यामिति से संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 2 तो हो गया, अब 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, प्रमेय क्या है? प्रमेय क्या है या किसे कहते? तो हम जानते हैं प्रमेय जिस कथन को सिद्ध किया जाता है उसे हम प्रमेय कहते हैं। उसे हम प्रमेय या साध्य कहते हैं, ठीक है। प्रमेय क्या? जिस कथन को सिद्ध करते हैं उसे हम प्रमेय कहते हैं, वही तो प्रमेय है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है चाल। चाल में क्या है? कुछ पदों को लिखे जो ज्यामिति में परिभाषित नहीं है, जो ज्यामिति में परिभाषित नहीं है। कौन कौन से भाई? जैसे कि हमने किया था बिंदु, रेखा, क्या ये सब परिभाषित है? नहीं ना। जैसे कि बिंदु, भाग, ठीक है भाई। और क्या क्या था? जैसे कि हो गया रेखा के चौड़ाई नहीं होते हैं, रेखा के चौड़ाई नहीं होते, ठीक है भाई। तो इस सब को हमने परिभाषित नहीं किया। और भी है, डॉट डॉट कर दो। चलो आगे देखते। कुछ कोई कहा था लिखने के लिए, हमने भी कुछ ही पदों को लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है यूक्लिड के 5 अभिधारणाओं के लिखे। जैसे कि अभी मैं जस्ट थोड़ा देर पहले बता लेती कि अभिधारणा में क्या बता लेती कि एक बिंदु से लेके दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। और फिर दूसरा में क्या था? एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। सभी समकोण प्लस पर बराबर होते हैं। एंड फिर बात कर ले क्या था कि एक सीधी रेखा दो रेखाओं पर इस प्रकार गिरती है कि उनके जो एक साइड का अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम होता है, तो उसी दिशा में अगर बढ़ाए तो वो दोनों मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें लिखना होगा। और फिर चाल हो गए तो एक केंद्र को, किसी बिंदु को हम केंद्र मान के विभिन्न त्रिज्या वाले अनेक वृत्त क्या कर सकते हैं, उसमें खींचे जा सकते हैं। तो ये आप 5 अभिधारणाएं लिख सकते, क्या लिख दूं? चलिए लिख ही देते हैं। तो चलिए कहाँ से भाई लिखे? तो कुछ क्वेश्चन को हटा देते हैं। तो आपका बात कर लेते हैं, यहाँ तक हो गया 4 नंबर तक। तो क्वेश्चन इसको हटा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर।
क्या कहलाए भाई? यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं। फर्स्ट अभिधारणा में क्या था? तो फर्स्ट अभिधारणा में था एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे शक्ति लगा दीजिए, जा सकती है, ये बात हो गई। दूसरा क्या था भाई? एक शांत रेखा कहने का मतलब जिसके 2 अंत बिंदु हो को दोनों तरफ निश्चित लूप से बढ़ाया जाता है या जा सकता है, जो भी लिखना, ठीक है। तीसरा, एक केंद्र को मानकर किसी बिंदु को केंद्र मानकर विभिन्न त्रिज्या वाले वृत्त खींचे जा सकते, ठीक है। आगे चौथा क्या था? सभी समकोण एक दूसरे मतलब सभी समकोण परस्पर बराबर होते हैं। सही बात है, 90 डिग्री सब तो बराबर ही होता है। सभी समकोण बराबर होते, ठीक है। चौथा के बाद पांचवा था जो कि मेन था, क्या भाई? एक सीधी रेखा दो सीधी रेखा पर इस प्रकार गिरती है कि दो सीधी रेखा पर इस प्रकार गिरती है कि इस प्रकार गिरती है कि, ठीक है। एक सीधी रेखा दो सीधी रेखा पर इस प्रकार गिरती है कि एक और अंतः कोणों का योग दो समकोण से कम हो। एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार गिरती है कि एक और अंतः कोणों का योग दो समकोण से कम हो, तो उसी दिशा में दोनों रेखाओं को अनिश्चित लूप से बढ़ाने पर एक दूसरे मिलती है। यही था बात, ठीक है भाई। तो आपके 5 अभिधारणाएं भी हो गए। अब होता है यूक्लिड के 3 अभिगृहित को लिखिए, आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो चलिए यहाँ तक की बात खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है इसका आंसर, यूक्लिड के 3 अभिगृहित लिखिए। तो आप लिख दीजिएगा पहले निम्नांकित है, इसमें भी लिख दीजिएगा क्या? यूक्लिड की अभिधारणाएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो चलिए हम सीधा अभिगृहित लिख देते हैं। फर्स्ट, कोई भी लिख सकते भाई, 3 ही तो लिखना है। तो चलिए, बराबर संख्याओं में से बराबर संख्या जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम बराबर होते हैं, ठीक है।
फर्स्ट, ठीक है। अब चलिए दूसरा, यही बात लिख देते हैं, बिलावल संख्याओं में से बिलावल संख्या घटाया जाए तो प्राप्त शेषफल भी बिलावल होते हैं, ठीक है भाई। तीसरा, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, अपने भाग से बड़ा होता है। आप ये भी लिख सकते हैं क्या, अगर कोई लेखाएं जो भी हो एक संपाति है तो वे वस्तुएं बिलावल होती है। या फिर ये भी लिख सकते हैं क्या, जब बिलावल संख्याओं में से किसी बिलावल संख्या से भाग दिया जाए तो वो भी प्राप्त जो भागफल होता है वो भी बिलावल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से, लेकिन हमारे क्वेश्चन में था 3 अभिलिखित को लिखे तो हमने 3 को ही लिखा। अब 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, प्ले फेयर की अवधारणा को लिखे। एक बात है, मैंने ये प्ले फेयर का नाम इंट्रोडक्शन में तो नहीं लिया था, तो कोई बात नहीं भाई, मैं भी इसका नाम ले ली हूँ। और बात कर ले कि इसका आंसर, इन्होंने भी एक अवधारणा दी थी और ये अवधारणा है यूक्लिड महोदय के जो 5वां अवधारणा है वही इनका भी अवधारणा है। मतलब ये ये एक सीधी रेखाएं दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार गिरती है कि एक ओलंता कोणों का योग दो कोण से कम हो तो उसी दिशा में और निश्चित रूप से बढ़ाने पर एक दूसरे पर मिलती है। यही आपका क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर, ठीक है भाई। तो आपके आंसर सभी जो 7 नंबर क्वेश्चन तक का था वो आपके आंसर मिल गए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आगे का क्या है क्वेश्चन। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या कहता है, ठीक है। कहता है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दे। पहली बात तो जो पद दिए रखे चाल आपको दिख ले, उन्हें पहला सबका तो परिभाषा देना है, कोई बात नहीं। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है। मतलब कि जब हम परिभाषा देंगे कुछ शब्द आएगा, जैसे कि मान लो समानांतर लिखा है तो हम कहेंगे वो लिखा है जो जिनमें एक भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, इसमें उभयनिष्ठ आया, बिंदु आया, तो ये सभी पद आ रहे हैं, ठीक है। वे क्या है फर्स्ट वो तो लिखना भी है, कोई बात नहीं। और कैसे परिभाषित कर सकते आप, उसे कैसे परिभाषित कर सकते, आप उभयनिष्ठ को कैसे परिभाषित करेंगे, बिंदु को कैसे करेंगे, भाई बिंदु का तो हुआ नहीं था, बात खत्म होता है, कोई बात। चलिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 समानांतर रेखा, समानांतर रेखाएं को पहले परिभाषित किसे करते हैं, तो वे रेखाएं जिनमें एक भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, ठीक है। अब बात होती है इसमें क्या क्या आपको टर्म आ रहा है भाई, कौन कौन से पद आ रहे हैं। तो लेखाएं तो परिभाषित नहीं किया था, आया कौन कौन पहले वो लिख देते हैं। पद कौन कौन सा आया, लेखा आया, लेखाएं जिनमें एक भी उभयनिष्ठ आया, उसके बाद क्या है बिंदु आया, ठीक। अब लेखाएं तो ज्यामिति में अपरिभाषित थी, ठीक है, इन्हें हम परिभाषित नहीं कर सकते। एंड उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कहने का मतलब है जो दोनों में, जो सभी में हो, कहने का मतलब जो उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पे बात करें तो उभयनिष्ठ अलग कर दिए, तो जो सभी में हो, जितने की बात हो रही है सभी में हो, ठीक। बिंदु भी आपका क्या है, ज्यामिति में परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ठीक है। आगे दूसरा टर्म
अब क्या कहता है भाई, न्यून कोण, न्यून कोण, ऐसा कोण जिसका माप ऐसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। लिख दीजिएगा, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। कोई बात नहीं भाई। आगे का बात क्या है, फिर से कोई पद है जिसे हम क्या कर सकते हैं भाई, तो मतलब कि परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस चैप्टर के अनुसार देखें तो कोई बात नहीं भाई, कौन होता है, ठीक है। जीरो डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो बात होती है न्यून कोण तो परिभाषित हो ही गया, तो कोण किसे कहते हैं, तो कोण जब किसी एक बिंदु से दो किरणें निकलती है और उनके बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। और कोई है भाई क्या, ऐसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। और कोई दिख रहा है भाई बड़ा छोटा तो चलते रहता है, ये सब तो कोई बात नहीं भाई, जिसे आप परिभाषित कर सकते हैं। तो हमें कोण दिखाई पड़ा, कोण हमने कर दी। आगे चलते हैं, तीसरा है आयत। आयत किसे कहते हैं, तो आयत जानते हैं हम क्या, समानांतर मतलब कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जिसमें आमने सामने की मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है। अब बात उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो कोई बात नहीं, आयत का तो परिभाषा हो गया। अब ऐसा चतुर्भुज, इसमें चतुर्भुज को हम परिभाषित कर सकते हैं। चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है भाई, ये तो हो गई। अब क्या दिख रहा है चतुर्भुज का, जिसके आमने सामने, कहने का मतलब है आमने और सामने, तो ये बात चलता है, ये कोई बात नहीं कि भुजा। अब भुजा मतलब लेखा की बात हो रही, हमने पढ़ा था ना लेखा, तो लेखा तो अपरिभाषित है, इस ज्यामिति में तो लेखा अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, ठीक है। आगे देखते हैं, ज्यामिति में ये बात है अपरिभाषित है, ज्यामिति में खासकर आपके इस चैप्टर में, ठीक है। आगे देखते हैं, अब क्या कहला, आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। यहाँ पे भुजा लेखा कहने का मतलब भुजा था, ठीक है। अब होता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो कोण की बात होती है, जो कि अभी जस्ट मैंने लिखा है, ठीक है। तो आप उसे लिख दीजिए, बात खत्म होती है। और को दिखला नहीं, चलिए ये बात हो गई। अब चौथा है आपका समानांतर चतुर्भुज।
चलिए समानांतर चतुर्भुज को भी देख लेते हैं। यहाँ पे कोण का भी लिख लीजिएगा, कोण यहाँ पे मैंने जस्ट लिखा था। चौथा समानांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज होता है ना, इस पे आएगा, या आप इस पे कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे भी इस पे कर लीजिए। तो समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, वो परस्पर कभी नहीं काटेगी। तो जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो बात क्या होती है इसमें, फिर से आया चतुर्भुज की, एंड आमने सामने की भुजा जो कि रेखा पे चलाएगा बराबर हो, उसे हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं, जो कि हम दोनों इसकी बात कर चुके। वह चतुर्भुजा मतलब लिखा जाता है तो उसको तो परिभाषित नहीं है ज्यामिति में, एंड चतुर्भुज चार भुजा से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है भाई। तो इसी के साथ आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो 8 था, प्यारा सा क्वेश्चन, वो भी खत्म होता है। अभी आपका पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे का क्या है फंडा। चलिए आपका जो क्वेश्चन है भाई, आज तो इस क्लास में सिद्ध करने का मजा आएगा भाई, पूरे नंबर लाना है तो थोड़ा तो परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कहता है कि दिए गए चित्र में, ये आपको चित्र दिख रहा है, यदि AB बराबर BC बराबर CD हो तो सिद्ध करें कि AB बराबर 1/3 AD, ठीक है। तो दो क्वेश्चन है 9 और 10, तो पहले हम 9 का काम कर लेते। चलिए आंसर में बनाते भाई क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है, फिर एक बार 10 का हो जाएगा। तो चलिए दिया क्या है भाई, पहले तो वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि AB बराबर BC बराबर CD, ये बराबर ये, ठीक है। पिक्चर भी फिर से ड्रॉ कर दे तो कोई बात नहीं, लीजिए कर देता हूँ ड्रॉ। यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C एंड यहाँ पे D, थोड़ा सा इसको सिकोल देते हैं, ठीक है। तो अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या कि 1/3 AB बराबर 1/3 AD, यही ना सिद्ध करना है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए अब बात होती है क्या, प्रमाण देते हैं भाई, तेल को हम प्रमाण देते हैं। चलो क्या हम जान लें यहाँ पे भाई, अगर हमें पूरा लेखा दिखाना हो A से लेके D तक तो क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे AB प्लस AB के बीच की दूरी, BC प्लस CD, AB जो BC जो CD, इक्वल टू टोटल कितना हो गया भाई AD, ठीक है। अब बात क्या होती है, हमें पता है AB बराबर BC बराबर CD, मतलब AB बराबर भी BC है, AB बराबर भी CD है, और BC बराबर भी CD है। हमने पढ़ा था ना अभी गणित में फर्स्ट में ही कि अगर लेखाएं क्या होती है, मतलब लेखाएं एक लेखा से बराबर होती है तो जो बाकी बचा लेखा वो भी उसके बराबर हो जाती है। जिसकी मान लीजिए अभी ये इसके बराबर है एंड ये पहले से इसके बराबर था, तो सभी एक दूसरे का क्या हो गया, ये भी इसके बराबर हो गया, तो सभी एक दूसरे क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो चलिए अगर हम AB को AB में ही लाने देते, सबको एक टर्म में कर लेते, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है AB बराबर 3 AD तो आ गया, बात है AB में लाना है सबको, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा भाई जो सिद्ध करना है उसी से आप कहाँ से कहाँ तक जाना ये बात आपको पता चलेगी, ठीक है। तो चलिए BC बराबर भी हम लिख सकते हैं भाई AB, हाँ जोड़, CD बराबर भी हम लिख सकते हैं AB, हाँ भाई। तो चलिए AD हो गया, AB जोड़ AB, तो 3AB इक्वल टू AD, ठीक है। तो AB इक्वल टू AD बटा 3, तो AB इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू AD, कहने का मतलब AB इक्वल टू 1/3 AD। बात यहाँ पे हो गई, आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया भाई क्या।
तो जो आपके क्वेश्चन नंबर 9 में सिद्ध करना था AB = 1/3 AD, मतलब कि अगर हम AD में 3 से भाग दे तो हमें AB निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे का देख लेते हैं, वो भी जो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है भाई, दिए गए चित्र में, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ पे, दिए गए चित्र जो आपको दिख रहा है इसमें क्या है, यदि क्या है PR बराबर QS तथा PQ बराबर QR, तो सिद्ध करें कि PQ मतलब कि ये बराबर 1/3 PS। ठीक है भाई, बड़ा ही लॉलीपॉप क्वेश्चन फिर से आ गया आपका, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे चलिए पहले दिया क्या है भाई उसको लिख देते। दिया है क्या, PR बराबर QS, और क्या दिया है PQ बराबर QR। ठीक है, अब पिक्चर से आते देखते हैं भाई। दिया है हमें PR मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बराबर है ये QS का, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, दूसरा है PQ बराबर है QR, मतलब PQ बराबर है QR, ये भी क्या दिया भाई, और तो मजा आ गया। चलो तो ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना क्या है भाई, तो PQ बराबर 1/3 PS, यही सिद्ध करना है भाई। ये सॉरी कैपिटल में होना चाहिए, कैपिटल में नाम लिखते हैं। चलो प्रमाण देते हैं भाई, उसको भी हम प्रमाण क्या देते हैं, हमें दिख रहा है क्या PR की जो बात की यहाँ पे, PR बराबर QS, PR कब बना भाई, हम देखें तो PR में से अगर हम ये QR, ठीक है, PR में से अगर हम QR को घटा दें माइनस में QR, और यहाँ पे बराबर था QS का, कोई बात नहीं। अब इसमें से भी हम बराबर को ही घटा देते, जैसे कि यहाँ पे हमने QR को घटाया, ये भी QR, तो ये आपके कौन से, मतलब कि अभिगलित से ये भी बराबर है, अभिगलित से किसके, यूक्लिड के अभिगलित से, ऐसा कर सकते हैं भाई, यूक्लिड के अभिगलित से। ठीक है, कि तो बराबर था PR बराबर QS, हमने दोनों में बराबर को घटा दिया। यहाँ पे देखिए दोनों में आ रहा था, हमें दिख रहा है भाई क्या QR दोनों में आ रहा था, तो हमें जो बचा क्या, अब देखिए PR में से हमने QR को घटा दिया तो बचा यहाँ पे PQ इक्वल टू, यहाँ पे क्या शेषफल बचा, QS में से हमने QR घटाया तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि RS बच रहा है, RS। ठीक है, अब तीसरी बात क्या है, यहाँ पे देखिए PQ बराबर QR, अब बात होती है PQ बराबर QR, दिया भी है कि PQ बराबर QR। ठीक है, तो अब इसका मतलब है PQ बराबर हो जाएगा RS, और ये बराबर हो जाएगा PQ बराबर, इधर हम कहें तो QR भी लिख दे तो कोई दिक्कत, तो सभी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो चलिए अब क्या सिद्ध करना है ये, तो कोई बात नहीं। पहली बात तो हमें जाना है, बात होती है PS तक की, तो चलो हम कहें PS इक्वल टू क्या हो सकता है, सॉरी ऐसे नहीं लिख के इधर से लिख देता हूँ, मतलब कि PQ प्लस QR प्लस RS इक्वल टू जोड़ के हमें एक सीधी रेखा जो कि PS प्राप्त हो गई। ठीक है, अब बात क्या होती है, हमें निकालना है PQ में, तो PQ के PQ नहीं देते एक टर्म में, जोड़ QR PQ के बराबर है तो हम लिख देते PQ इसकी जगह, प्लस RS जो कि PQ के बराबर है तो इसे भी लिख देते PQ इक्वल टू PS, तो 3PQ इक्वल टू PS, इसलिए PQ बराबर 1/3 PS, यही ना आपका सिद्ध करना था, हो गई सिद्ध। ठीक है, तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों खत्म होता है, और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज जो 7 था उसका जो भी आपके क्वेश्चन थे वो खत्म होते हैं। लेकिन भाई हम कहते हैं ना जो चैप्टर स्लो है उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने में बड़ा मजा आता है, तो भाई इसका भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो उसको मैं अगले क्लास में बताऊंगी, तब तक जरूर रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, तब तक के लिए थैंक यू।